हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 10वीं क्लास, जो कि होने वाला है हमारा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो कि है गुलाम वंश। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास के युगांतरकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्थाओं से भिन्न था। और आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1206 से प्रारंभ होकर 1526 ईस्वी तक रहा। 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुस्लिमों का शासन व्याप्त था। यह काल सत्यापत यह एवं वास्तुकला के लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर अगला जो आता है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित ने 5 वंशों का शासन रहा। और ये 5 वंश कौन कौन से थे? तो मामलूक वंश या फिर जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, ये था। ये कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 तक था। फिर उसके बाद है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक था। फिर लास्ट में आता है लोदी वंश, जो कि 1491 से लेके 1526 तक था। तो आइए हम देखते हैं अपने जो पहला वंश था हमारा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में 2 मेन राजवंश थे, कुतुबी राजवंश और शमसी राजवंश। तो कुतुबी राजवंश में कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने इस गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने राज किया। फिर दूसरे नंबर पे कुतुबी राजवंश का था आराम शाह, जो कि 1210 से 1211 ईस्वी तक था। फिर जो दूसरा राजवंश है शमसी राजवंश, इसमें पहला जो शासक था वो इल्तुतमिश था, जिसने इसकी स्थापना की। तो 1211 से लेके 1236 तक इसने राज किया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे था रवुद्दीन फिरोज़, जो कि 1236 ईस्वी में आया। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक। फिर मुइजुद्दीन बरामशा, जो कि 1240 से 1242 के बीच में रहा। फिर उसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246 ईस्वी तक। फिर उसके बाद है नसीरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से लेके 1266 ईस्वी तक रहा। आइए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से एसएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखा है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो किसने किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। तो आप ये याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। अगला है मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, भटिंडा के किला मुबारक में। तो आप ये याद रखेंगे कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को कहाँ पे कैद किया था? तो भटिंडा के किला मुबारक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के। तो आप ये याद रखेंगे कि बलबन ने जो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां जो है वो प्राप्त की थी? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ने। तो क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में बलबन जो है वो इनका प्रधानमंत्री बना था। अगला है रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? जो रजिया थी वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक बनी, जो कि भारत के तुर्की शासक की बेटी थी। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जो रजिया सुल्तान है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। आप नीचे भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है इल्तुतमिश के पश्चात उनकी पुत्री रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। वह 1236 से 1240 गुलाम वंश की शासिका रही थी। अगला है भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मामलुक राजवंश या फिर जिसे गुलाम वंश भी कहा जाए, तो उसके संस्थापक के बारे में पूछा गया है। तो उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि भारत में जो मामलुक राजवंश था या फिर जो गुलाम राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 में इसकी स्थापना की थी। अगला है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये दिल्ली थी। तो आप ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत या फिर दरबार में सिजदा और
पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन था। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत में के या फिर दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। नीचे आप देख सकते हैं कि सल्तनत कालीन सुल्तान बलबन ने ईरानी दरबारी प्रथा सिजदा एवं पैबोस को अपने राज दरबार में लागू किया था और बलबन ने ही अपने राज्य में रक्त एवं लौ की नीति लागू की थी। बलबन ने फारसी त्यौहार नौरोज को भी राज्य में अपने जो है वो मनाया प्रारंभ किया था। तो आपने याद रखा कि किसने अपनी दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? तो गयासुद्दीन बलबन था और इसी ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। और फिर सबसे पहली बार फारसी त्यौहार जो नौरोज है उसको भी अपने राज्य में जो है मनाया था। अगला है डैश के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो आपसे दिल्ली सल्तनत का जो है वो टाइम पीरियड पूछा गया है, काल पूछा गया है। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली सल्तनत था। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? तो 1206 से 1526 ईस्वी तक ये था, जिसमें अलग अलग राजवंशों ने राज किया। तो आप इसे नीचे देख सकते हैं, जो कि 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश ने सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया है कि गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश जो कि 1206 से 1290 तक था। फिर उसके बाद है खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320, फिर है तुगलक वंश 1320 से 1414, फिर सैयद वंश 1414 से 1451, फिर लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 तक था। और नीचे आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि ऊपर के जो 4 वंश थे वो मूलतः तुर्की से थे और जबकि जो अंतिम लोधी वंश था वो अफ़गान का था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के संस्थापक थे ये तुर्की थे, जबकि जो लोधी वंश का संस्थापक लोधी वो अफ़गान का था। अगला है चंगेज़ खान के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंगेज़ खान के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। आप नीचे देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़े से पोलो खेलते के समय गिरने से हो गई थी। तो आप ये याद रखेंगे कि वो पोलो या फिर जिसे चौगान बोलते हैं वो खेल रहा था और उसी समय जब वो नीचे गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई थी। वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की जो पहली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है वो रजिया सुल्तान थी। अगला है डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका? तो ये आपको बता दिया है मैंने, ये रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का राजवंश बताया था? तो ये था बलबन। तो आप इसे याद रखेंगे कि अपने आप को महान बताने के लिए उसने स्वयं को एक प्राचीन नायक अफरासियाब का एक वंशज बताया था। तो वो कौन था? तो वो बलबन था। अगला है निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो वो कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसके मोहम्मद गौरी की मौत के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये गुलाम राजवंश था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो ये गुलाम राजवंश था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश। अगला है तराइन की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जो ईयर है वो याद होना चाहिए। तो तराइन का जो पहली लड़ाई थी वो 1191 में लड़ा गया था। और नीचे आप देख सकते हैं कि कौन से प्रमुख युद्ध हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो तराइन का पहला युद्ध जो 1151 ईस्वी में लड़ा गया था जो कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो किसके बीच था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच था। तो पृथ्वीराज इसमें जीत गए थे और मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। जो तराइन का दूसरा युद्ध था
जो ठीक उसके 1 साल बाद हुआ था, मतलब 1192 में हुआ था, इसमें अपोजिट हो गया था, ठीक उल्टा हो गया था। इसमें पृथ्वीराज हार गए थे और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया था। फिर उसके बाद हुआ था चंदावर का युद्ध, उसके 2 साल बाद 1194 ईस्वी में, और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। और फिर उसके बाद है पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में थी। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है वो मुगल वंश की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जो है वो मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया था पृथ्वीराज चौहान से 1192 ईस्वी में, जो तराइन का दूसरा युद्ध था। फिर चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में था 1194 में, और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। फिर जो उसके बाद था पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में थी, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था, और बाबर इसमें जीत गया था, इसलिए उसने मुगल राजवंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो प्रशासन की भाषा थी वो फ़ारसी थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख भाषा हुआ करती थी वो फ़ारसी थी। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई? तो 1206 में किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। कि पहला क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। तो आप ये याद रखेंगे कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। अगला है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो ये भी इल्तुतमिश था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ये दिल्ली हुआ करती थी। अगला है, सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो ये सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला है, 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला है, चंगेज़ खान के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंगेज़ खान के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कब? जब इल्तुतमिश का शासनकाल था। अगला है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है वो आया था। अगला है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खान का समकालीन था? तो ये इल्तुतमिश था। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खान का समकालीन था? तो इल्तुतमिश था। अगला है, चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत के किस समय पे आक्रमण किया? तो ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर ये आक्रमण हुआ था। तो आप इसे याद रखें कि चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में ये आक्रमण हुआ था। अगला है, निज़ामुद्दीन जुनैदी वज़ीर था जो कि इल्तुतमिश का था। तो आप इसे याद रखें कि निज़ामुद्दीन जुनैदी वज़ीर था इल्तुतमिश का।
अगला है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। अगला है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था, तो ये रजिया थी, रजिया सुल्तान। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस सुल्तान ने, तो रजिया सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था। अगला है रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी, जो रजिया सुल्तान थी वो 1236 में भारत की मुस्लिम शासिका बनी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया कि गुलाम वंश से किस टाइप में एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।